राधे राधे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल के रासो काव्य के बारे में। रासो काव्य हिंदी के आदिकाल में रचित ग्रंथ है। ये अधिकतर वीर गाथाओं से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध हिंदी रासो काव्य है। रासो साहित्य में कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। जो रासो काव्य थे उसमें ज़्यादातर वीर गाथाएँ मिलती है। वीर गाथाएँ उनकी जो कवि जिनके आश्रय में रहते थे, अपने आश्रयदाताओं के बारे में लिखते थे, उनकी वीर गाथाएँ लिखते थे, उनमें जो अच्छाइयाँ थी उनके बारे में लिखते थे, उनके कौशल के बारे में लिखते थे, योग्यताओं के बारे में लिखते थे। ये सब चीज़ें रासो काव्य में लिखी गई हैं। यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों द्वारा रचा गया। इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों के द्वारा अपनी कल्पना का समावेश भी किया गया है। इन रचनाओं में युद्ध प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है। इसमें वीर रस व श्रृंगार रस की प्रधानता है। इन रचनाओं में डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। इनमें विविध प्रकार की भाषाओं एवं अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें जिस रस की प्रधानता है वो वीर रस है और इसमें विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग और विविध प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया गया है। जो हमारे प्रमुख रासो ग्रंथ है वो हैं पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई के द्वारा रचित है। उसके बाद बिसलदेव रासो जो नरपति नाला के द्वारा रचित है। रमाल रासो जगनिक के द्वारा रचित। हम्मीर रासो सांगधर के द्वारा रचित। हुमान रासो दलपति विजय इत्यादि। दरबारी कवि जिसकी विशेषताएं हैं हम वो पढ़ने वाले। उसमें दरबारी कवि रासो काव्य लिखने वाले कवि प्राय दरबारी कवि थे। अपने सुख के लिए नहीं बल्कि अपने स्वामी के सुख के लिए काव्य की रचना की है। रासो काव्य में जो उनके आश्रय के अंदर जिन राजाओं के आश्रय के अंदर जो कवि रहते थे वो उन राजाओं की ही प्रशंसा किया करते थे, उनके बारे में ही सब कुछ लिखा करते थे। प्राय तत्कालीन सभी राजपूत राजाओं के दरबारों में आश्रित चारण या भाट रहते थे, जो अवसर आने पर अपने राजाओं की प्रशंसा व उनके युद्ध कौशल का चित्रण करते थे। अतः आदिकालीन साहित्य को दरबारी साहित्य भी कहा जाता है। संदिग्ध रचनाएं इस काल में प्राप्त होने वाली रचनाओं को विद्वानों ने संदिग्ध रचनाएं माना है। विशेष रूप से जो वीर ग्रंथ हैं उनकी प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इन ग्रंथों में 4 प्रमुख ग्रंथ हैं: पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, खुमान रासो तथा प्रमाल रासो। थर्ड पॉइंट, ऐतिहासिकता का अभाव। ऐतिहासिकता की कमी और कल्पना अधिक है। ये इसलिए बोल रहे क्योंकि उसमें ऐतिहासिकता की कमी इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी कवि होते थे अब वो जिनके आश्रम में रहते होंगे वो अपने राजा की प्रशंसा ही करेंगे, उनकी बुराइयां तो करेंगे नहीं। तो इसलिए ये संभव नहीं है कि जो भी लिखा गया है वो सब बातें प्रमाणित है, मतलब सब चीज़ें सच हैं। उसमें कुछ ना कुछ बनावटी भी है, कुछ ना कुछ कल्पना भी की गई है। फोर्थ, युद्धों का सजीव चित्रण। कवियों के द्वारा युद्धों का सजीव चित्रण किया गया है। यह कवि अपने आश्रयदाताओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। ये कवि कलम के ही नहीं तलवार के भी धनी थे। ज़रूरत पड़ने पर अपने आश्रयदाताओं के साथ रणक्षेत्र में तलवार के साथ दिखते थे। पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णनों के कारण भी एक सशक्त रचना मानी जाती है। अब जो दरबारी कवि होते थे वो केवल कलम उठाना ही नहीं तलवार उठाना भी जानते थे। इसका अर्थ है कि मतलब जब भी ज़रूरत पड़ती थी वो राजाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते भी थे और अपने ये राजाओं के साथ मिलकर युद्ध का भागीदारी भी बनते थे, युद्ध भी लड़ते थे। इसलिए जो युद्ध का वर्णन है वो इस तरह से किया गया जैसे हमारी आंखों के सामने ही हो रहा हो। उसका एकदम से सजीव चित्रण किया गया है रासो काव्य में, युद्ध का जहाँ वर्णन है। आश्रयदाताओं का यशोगान, मतलब जो उनके आश्रयदाता थे कवियों के वो उनका यशोगान ही करते थे। अब वो यशोगान ही करेंगे, उनकी बुराइयां तो करेंगे नहीं, अब उनके आश्रय में रहते हैं तो। अब इसके बाद है 6th पॉइंट,
वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता। इसमें वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है। जैसे युद्धों के वर्णन में तो वीर रस की प्रधानता, उसमें वीर रस है। वहीं राजकुमारियों के सौंदर्य के बारे में और उनसे विवाह के लिए युद्ध में श्रृंगार रस की प्रधानता है। जब राजकुमारियों के सौंदर्य के बारे में बताया जा रहा हो, उनके विवाह के बारे में बताया गया हो, वहाँ श्रृंगार रस की प्रधानता है। उसके बाद है 7th पॉइंट, रासो साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक समावेश हुआ है। उसमें जो मुख्य अलंकार थे वो हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेषालंकार, अतिशोक्ति अलंकार आदि। इसका 8 पॉइंट में हम बताएंगे कि इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया। रासो काव्य में डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। डिंगल भाषा में राजस्थानी और अपभ्रंश का मिश्रण होता है। वहीं पिंगल में अपभ्रंश और ब्रिज भाषा का मिश्रण होता है। यह अपभ्रंश और ब्रिज भाषा का मिश्रित रूप है। इसके बाद है हमारा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है जिसमें प्रतिदिन के लोकमानस के अवशेष आज भी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार लोकगीत, लोक कथाएँ, लोक गाथाएँ, धर्म गाथाएँ, नौटंकी, रामलीलाएँ आदि लोक साहित्य के विषय हैं। लोक साहित्य लोकमानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। लोक साहित्य बहुधा अलिखित ही रहता है। यह अपनी मौखिक परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ता रहता है। लोक साहित्य में लोक समूह की वाणी का पूर्णतः समावेश होता है। जो लोक साहित्य होते हैं वो ज़्यादातर मौखिक रूप में है। जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, उससे अगली पीढ़ी में यूँ ट्रांसफ़र इसमें होते रहते हैं। और इसमें जो बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग होता है, वो कोई भी गाथा सुनाएगा, कोई कहानी सुनाएगा, वो अपनी भाषा में ही सुनाएगा। तो इस प्रकार जो इसकी भाषा है वो आम बोलचाल की भाषा है। अब है लौकिक साहित्य की विशेषताएं। लौकिक साहित्य में लोकाभिव्यक्ति होती है। लौकिक साहित्य में जो शैली होती है वो सीधी सादी होती है और इस अलंकार रहित होती है, मतलब उसमें अलंकार नहीं होते। लौकिक साहित्य मौखिक परंपरा द्वारा विकसित होने वाली प्रक्रिया है, मतलब मौखिक रूप से ही आगे बढ़ती है ये। लौकिक साहित्य के रचयिता एवं रचना काल अज्ञात रहता है। लौकिक साहित्य में प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति अधिक नहीं होती। इसमें जो भी भाषा प्रयोग होती है वो सरल होगी, सहज होगी, बोलचाल की भाषा होगी और मौखिक रूप से एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र होते रहते हैं। लोगों की अभिव्यक्ति, मतलब उस लोगों की जो लोक गाथाएँ हैं, कथाएँ हैं, गीत हैं, ये होती हैं लौकिक साहित्य में। संक्षेप में कहा जा सकता है कि लौकिक साहित्य वास्तव में लोक जीवन का दर्पण होता है। इसके साथ ही उसका इतिहास भी होता है। उसमें हमें लोक जीवन के संपूर्ण स्वरूप का दर्शन प्राप्त हो जाता है। लौकिक साहित्य वह रत्नाकार है जिसमें गोता लगाने वाले को धर्म, सदाचार, भाषा, इतिहास, लोक विश्वास आदि के अनेक अनमोल रत्न प्राप्त हो जाते हैं। उपलब्ध लौकिक साहित्य: ढोला मारूदा, दूहा, बिसल देव रासो, वसंत विलास, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकार, अमीर खुसरो की रचनाएं, विद्यापति की पदावली। ये हमारी कुछ लौकिक साहित्य हैं जो हमें अपने आदिकालीन साहित्य में उपलब्ध हैं। इसके बाद है गद्य रचनाएं। आदिकालीन साहित्य की यह सर्वाधिक विशेषता रही है कि उसमें देश के अलग अलग भागों में विविध प्रकार की गद्य रचनाएं दिखाई पड़ती हैं। इस युग की महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं दामोदर भट्ट की उक्ति व्यक्ति प्रकरण। जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है वो दामोदर भट्ट के द्वारा रचित है। ज्योतिश्वर ठाकुर, इनके द्वारा वर्ण रत्नाकार रचित है। विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका और अमीर खुसरो ने कविता की 99 पुस्तकें लिखी, जिनमें कई शेर थे, किस्से थे। किस्सों में चाह दखेश और खालिक बरी जो ग्रंथ है वो विशेष उल्लेखनीय है। अमीर खुसरो ने बहुत सी पहेलियाँ भी लिखी थी, शेर व शायरियाँ बहुत इनकी
हमें आदिकालीन साहित्य में मौजूदा जो रचनाएं हैं मिल जाती हैं। और विद्यापति की जो मेन है वो कीर्तिलता और कीर्ति पताका। यह हमारी कुछ महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं थी आदिकालीन साहित्य की। हिंदी साहित्य के सभी टॉपिक्स पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।